हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे द्वारा दी गई वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और आज का जो हमारी क्लास हो जाएगी करंट अफेयर की, ये हो जाएगी क्लास 1, पहली क्लास है और ये हम टारगेट 2024 को कर रहे हैं। और 2024 के जो है जनवरी या फरवरी में जो है आपका एग्ज़ाम होना है। जनवरी में तो मुश्किल है, लेकिन फरवरी के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसको देखते हुए हम जो आपका 2023 का करंट अफेयर है ये आपको पूरा करा देंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराएंगे, एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं कराएंगे जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हमारी सीरीज हो जाएगी टारगेट सीरीज। टारगेट सीरीज की ये पहली क्लास है और टारगेट कर रहे हैं हम 2024 को। पहली क्लास हो जाएगी और पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं और शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा और ये हो जाएगा, जनवरी 2023 में विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। जनवरी 2023 में विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। विधानसभा के अध्यक्षों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ ये हुआ है राजस्थान में। इस क्वेश्चन से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या हो जाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, जनवरी 2023 के मध्य राजस्थान के जयपुर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ये आयोजित किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, जनवरी 2023 में किया गया है। कहाँ किया गया है, ये राजस्थान में किया गया है। कौन से नंबर का है, ये 83वें नंबर का है। और राजस्थान में कहाँ पर किया गया है, ये आपका किया गया है जयपुर में। कितने क्वेश्चन आपके एक ही लाइन से बन जाते हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। आपका हुआ है राजस्थान जयपुर में। कब हुआ है, जनवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, आप अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा, विधानसभा अध्यक्षों के इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा हुआ है। इसका जो उद्घाटन है ये हुआ है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चलिए देख लेते हैं। 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है इसमें जो है 9 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया है। 9 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा, आपकी 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कितने सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए हैं, तो ये हो जाएगा 9 सूत्रीय प्रस्ताव। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्र के विधायी निकायों के माध्यम से कानून बनाने में भारत के लोगों की अहम भूमिका के संदर्भ में पूर्ण विश्वास की पुष्टि हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं 83वें सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। कौन कौन से जो है विषयों पर विचार विमर्श किया गया है वो भी देख लेते हैं। G20 को नेतृत्व प्रदान करने में लोकतंत्र के जनक के रूप में भारत की भूमिका क्या रहेगी, इस पर जो है विचार हुआ है। संसद और विधानसभाओं की अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सार्थक बनाने की आवश्यकता है, इस बात पर भी विचार हुआ है। प्रदेश की विधानसभाओं को डिजिटल संसद से जोड़ना है, इस बात पर भी विचार हुआ है। संविधान में निहित भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है, इस पर भी विचार हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बात कर लेते हैं सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन के बारे में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, देख लेते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, ये AIPOC भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है और जिसने 2021 में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रथम सम्मेलन 1921 में जो है शिमला में आयोजित किया गया था और जयपुर में यह सम्मेलन चौथी बार आयोजित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जयपुर में कितनी बार ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, चौथी बार। ठीक है, प्रथम सम्मेलन आपसे पूछा जाएगा, प्रथम सम्मेलन जो है 1921 में शिमला में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी बातें आपको याद रखनी है और ये हो जाएगी आपकी जो आपके गहलोत हैं और ये हो जाएंगे आपके जगदीप जगदीप धनखड़ और ये आप ओम बिरला देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं
और आपके एग्ज़ाम में जो आपका करंट अफेयर है, ये जो है बहुत अहम रोल अदा करता है और करंट अफेयर को आपको मिस नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के कथनों पर आपको विचार करना है। जो आपकी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, इससे जो है हर परीक्षा में क्वेश्चन बनता ही बनता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और आपसे पूछा गया सही कथन आपको बताना है, सही कथन का आपको चयन करना है इन 3 कथनों में से। बात करते हैं पहले कथन की। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको कहा जाएगा, और इसके द्वारा जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो जो आपकी जोखिम वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, ये विश्व आर्थिक मंच ही तो जारी करता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में हुई थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है 1971 में। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसके अनुसार भारत में 1 जनवरी 2022 से और 30 नवंबर 2022 तक 334 दिनों में 291 जो है मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतने दिनों में जितनी भी मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं, उसका जो है इसने रिपोर्ट तैयार की है, और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या कहा गया है वो हम समझेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। फिलहाल देख लेते हैं, ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाता है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपके तीनों सही हो जाएंगे, और तीनों सही आपके दिखा रखे हैं आपके सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी, यानी सभी सही हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं अब एक्स्ट्रा फैक्ट की, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो ये हो जाएगा आपका जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, इसको क्या कहा जाएगा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम जो है वो क्या है, ये आपका जलवायु परिवर्तनों को कम करने में सभी की विफलता नजर आई है, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता वैश्विक स्तर पर देखी जा सकती है। पूरे विश्व में जो है ये पूरा विश्व जो है इसमें विफल रहा है, जलवायु परिवर्तन को कम करने में पूरा विश्व जो है विफल रहा है। ठीक है, और इसका जो है दुष्परिणाम हमें आगे आने वाले समय में अगली पीढ़ी को देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले 1 दशक में सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर सकती है। बात केवल अगले पीढ़ी की नहीं है, अगले 10 वर्षों में जो है इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैव विविधता की बात कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन जो है तेजी से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये विफलताएं हैं जिनसे हमें आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो उत्सर्जन लक्ष्य और वैश्विक तापमान जो तापन है ये कितना हो जाएगा। विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन किया जा रहा है, और जिससे वायुमंडल में इनका साधन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ठीक है, जो आपके विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो उत्सर्जन किया जा रहा है ना, उसकी वजह से आने वाले समय में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अधिक प्रभावी देश। अधिक प्रभावी देश कौन कौन से हैं। प्राकृतिक आपदाओं या चरम मौसमी घटनाओं का जो प्रभाव है निम्न, मध्यम और आय वाले देशों पर अधिक होता है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है, और भारत सहित अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के विकासशील तटीय देशों के लिए प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसमी घटनाएं जो हैं शीर्ष रूप में उभरी हैं। ठीक है, भारत में जो है चरम मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हैं, क्या हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी 1 जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच 334 दिनों में यानी 251 दिन चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। और इसका अर्थ ये हो जाता है कि 11 महीने में जो है 87% से अधिक देश के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी प्रकार की चरम मौसमी घटना दर्ज की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है मौसमी घटनाओं से। और क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन इससे यही बनते हैं कि इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना होती है, और मुख्यालय इसका हो जाता है जिनेवा में। कॉलोनी नगर जो है उसमें इसकी स्थापना होती है, स्विट्जरलैंड में। बात कर लेते हैं इसका जो स्वरूप है, ये सार्वजनिक निजी सहयोग वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है, और ये हो जाता है आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 से आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। केंद्र सरकार के द्वारा कितनी शिकायत अपीलीय समितियां यानी CAGS की गठन किया गया है। 2 समितियों का, 3 समितियों का, 4 समितियों का या फिर 5 समितियों का।
आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी शिकायत अपीलीय समितियों का जो है गठन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, यानी 3 समितियों का गठन किया गया है। और कौन कौन सी समितियां हैं और इसके क्या क्या कार्य हो जाते हैं ये भी समझ लेते हैं। शिकायत अपीलीय समितियां, ठीक है, ये इसका जो गठन किया गया है। और केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया एवं इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ता के शिकायतों के समाधान के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियां, और इसको क्या कहेंगे, GACS यानी ग्रेवेंस अपीलेट कमेटी, CAG इसको कहा जाएगा, उसके गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। बात करते हैं संशोधित IT नियम, ये किसके तहत हुआ है। तो इसका जो IT अधिनियम है ये आपका 2021 का। आपसे ये ही पूछा जा सकता है कि इसको जो है किस नियम के तहत जो है संशोधित किया गया है। तो ये किया गया है IT नियम 2021 के तहत, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। और बात करते हैं इसके कार्य संचालन की। तो कार्य संचालन की जो है ये समितियां 1 मार्च 2023 से अपना काम करना शुरू कर देंगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गठन और संरचना की बात कर लेते हैं। इसकी जो सदस्य संख्या है ये 3 शिकायत अपीलीय समितियों में प्रत्येक में एक तो सदस्य होगा जो पदेन अध्यक्ष होगा और 2 आपके पूर्णकालिक सदस्य होंगे, यानी कि एक समिति में 3 सदस्य हो जाएंगे। कार्यकाल की बात करते हैं। तो कार्यकाल होगा इनका पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा उससे। और इसमें हम तीनों समितियों को एक एक करके देख लेते हैं। पहली समिति की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। ये केवल हमने इसलिए दिया था, जो हम PDF प्रोवाइड कराते हैं उसमें ये चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी, और अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं तो इसको PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे पहली समिति के, ये हो जाएंगे राजेश कुमार। और इसके जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे आशुतोष शुक्ला, और एक हो जाएंगे आपके सुनील सोनी। ये हो जाएगी पहली समिति। बात करते हैं दूसरी समिति की। तो दूसरी समिति में भी इसी तरह से एक आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, विक्रम सहाय हो जाएंगे, और 2 आपके सदस्य हो जाएंगे, सुनील कुमार गुप्ता, और एक हो जाएंगे आपके कविंद्र शर्मा, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो तीसरी समिति है उसको भी देख लेते हैं। तीसरी समिति के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे कविता भाटिया, और इसके जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे संजय गोयल, और दूसरे हो जाते हैं कृष्णगिरी राघोत माराव। और इसके जो कार्य हैं वो भी हम समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो तो इसके कार्य हैं, किस लिए इसको जो है इनका जो गठन है किस लिए किया गया है। शिकायत अपीलीय समिति फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों पर गौर करेगी, और इन समितियों के पास इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए कंटेंट मॉडरेशन संबंधी निर्णयों की निगरानी करने से और उनको रद्द करने का भी अधिकार होगा। इसलिए जो है इन समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी गवर्नमेंट अपॉइंट 3 कमेटी टू हियर यूजर अपील्स अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे जितनी भी जो है जो आपके भड़काऊ बयान होते हैं, इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए 3 समितियों का ये गठन किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सामने आता है तो आप जो है इससे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से हम कुछ नई चीज़ आपको बता देंगे। किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ये किया गया आपके मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है 74वें गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो समझ लेते हैं। सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति, इनका नाम आपको याद रखना है, अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है, ये आपसे पूछा जाता है। और बात करते हैं, यह पहली बार है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है। पहली बार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो पहली पहली बार होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने 24 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के मध्य भारत की यात्रा की थी। ये आपको डेट याद रखनी है। आपसे इसी तरह से विचार करने के क्वेश्चन में ये डेट दी जा सकती है, और उसमें 3-4 कथन लिखे होते हैं, और आपको दे दिया जाएगा कि 24 जनवरी से 26 जनवरी तक क्या उन्होंने भारत की यात्रा की है, ये आपसे पूछा जा सकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो आपकी आयोजित परेड है उसकी मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे जो आपके फैक्ट हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं दोनों देशों के संबंधों की, जिनसे आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। राजनीतिक संबंधों की जो स्थापना ये 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के जो संयुक्त रूप से घोषणा की गई थी उसके अनुसार हुई थी। और इसी क्रम में 1955 में भारत और मिस्र ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य की। तो वर्तमान में क्या है, तो वर्ष 2016 में
भारत और मिस्र ने राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और वैज्ञानिक सहयोग तथा लोगों के मध्य संबंधों का विकास वाले सिद्धांतों पर नए साझेदारी निर्माण उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए घोषणा पत्र जारी किया है। ठीक है, रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं और भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत एवं मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के मध्य विषय सामग्री विनियम तथा क्षमता निर्माण हेतु 3 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिस्र के राष्ट्रपति और ये हो जाएंगे आपके भारत के प्रधानमंत्री। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आईएनएस वागसीर हो जाएगी, आईएनएस खंडेरी हो जाएगी, आईएनएस करंज हो जाएगी या फिर आईएनएस वागीर हो जाएगी। कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसका नाम आपको बताना है। तो उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आईएनएस वागीर। 5वीं जो है पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी की, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। बात करते हैं भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है वागीर, और ये 12 नवंबर 2020 को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर इसको लॉन्च किया गया था। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। बात करते हैं वागीर भारत में बन रही 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। 6 कौन कौन सी हो जाएंगी वो भी हम देखेंगे अभी। और ये इसके अलावा जो हो जाएंगी आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वागसीर, और एक आपकी जो छठी है वो है आपकी आईएनएस वागीर। ठीक है, तो ये 6 जो हैं आपकी हो जाएंगी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं 6। बात करते हैं 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। कब हुई है? जनवरी में हुई है, और 5वीं पनडुब्बी है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या हो जाते हैं। वागीर पनडुब्बी को अपने अवतार में अब तक की नई स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में निर्माण होने का गौरव प्राप्त है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे कम समय में कौन सी पनडुब्बी का जो है निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया है। बात करते हैं कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और फ्रांस के मैसर्स, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप की मदद से बनी पनडुब्बी वागीर को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स में बनाया गया है। ठीक है, ये किसके सहयोग से बनी है? ये बनी है फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से। इसके बाद देख लेते हैं घातक हथियार और जासूसी तकनीक से लैस वागीर 50 दिनों तक पानी में रह सकती है और 50 फीट की गहराई तक जा सकती है। आधुनिक तकनीक से स्वदेश में बनी ये पनडुब्बी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम का जो है परिचारक है। बात करते हैं वागीर के बारे में। तो वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को आगे बढ़ाएगी, और यह जो है सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी खुफिया जानकारी एकत्रित करना, माइन बिछाने और निगरानी मिशन मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम होगी। भारतीय नौसेना की कलवर श्रेणी की पनडुब्बियों की सूची जो है आपको दी गई है, और कौन कौन सी हो जाती है ये भी समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की कलवरी क्लास की एक स्कार्पिन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक जो है ये पनडुब्बी है, और जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। कलवरी क्लास के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, और इनमें 4 ही पहले जो है नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। पहले ही 4 को कमीशन किया जा चुका है, और ये 4 कौन कौन सी हैं ये भी समझ लेते हैं। बात करते हैं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी कौन कौन सी हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। आईएनएस कलवरी, ये जो है आप देख सकते हैं कब इसको 27 अक्टूबर 2015 को उसको लॉन्च किया गया था, और इसको शामिल किया गया है 2017 में। आईएनएस खंडेरी की बात करते हैं। आईएनएस कलवरी से जो है क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, खंडेरी से भी बहुत कम पूछा जाएगा, और क्वेश्चन आपके बाद की 4 से पूछा जाता है। इसे 12 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया और 28 सितंबर को नौसेना में शामिल किया गया है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईएनएस करंज से। इसे 31 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया है, और 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस वेला की बात करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये 6 मई 2019 को लॉन्च की गई है, और 25 नवंबर 21 को नौसेना में शामिल की गई है। इसके बाद हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, वो भी आपको समझ लेनी है। बात करते हैं आपकी वागीर की, तो इसे 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया है,
और फरवरी 22 में इसे समुद्री परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ बात करते हैं आपकी जो पहली और दूसरी है, वो बहुत कम जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं। हालांकि हमने बता दिया है आपको उसके बारे में सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसको कम ही पूछे जाने के चांस हैं। और आपको पूछी जाएगी, आपकी तीसरी पूछी जाएगी, चौथी पूछी जाएगी, पाँचवीं और छठी। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं आपकी वेला की। तो वेला आप देख सकते हैं, वेला को अगर आप मात्रा के हिसाब से, जिस तरह से दोहों को तोड़ा जाता है उस तरह से अगर आप तोड़ते हैं तो आपकी जो है इसमें से मिलेंगे आपको व और एक ही मात्रा इस पे लग जाएगी, और आपका ल और एक आ का डंडा लग जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं इस हिसाब से यहाँ चार जो मात्राएं इसमें हो जाती हैं। और इंग्लिश में अगर इसे लिखेंगे आप तो इसमें भी चार ही अक्षर हो जाते हैं, इसलिए ये जो है 4 नंबर पर आ जाती है वेला। आपसे पूछा जाएगा कि 4 नंबर की या चौथी जो पनडुब्बी है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी वेला। ठीक है, यहाँ से केवल समझने की बात है, और आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं लेकिन केवल समझने के लिए। बात करते हैं आपकी वागीर की। तो वागीर में आप इंग्लिश में देख सकते हैं 5 अक्षर हैं, और अगर आप वागीर को हिंदी में तोड़ेंगे तो भी आपको 5 मात्राएं इसमें मिल जाएंगी। वह पे आ का डंडा, गै और गै ई की मात्रा, और फिर रह, इस तरह से भी जो है 5 जो है मात्राएं आपको मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगी आपकी 5वें नंबर की। अगर आप वागसीर को तोड़ते हैं, वागसीर को अगर तोड़ते हैं तो इसमें भी जो है आपकी 6 मात्राएं हो जाएंगी, और इंग्लिश में आपके 6 ही करेक्टर हो जाएंगे, इसलिए ये जो है 6 नंबर की हो जाती है। इस तरह से आप इसको, ये केवल याद करने की ट्रिक है, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है। वागसीर इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वागसीर आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ आप वागसीर की सही स्पेलिंग देख सकते हैं, ये केवल आपको याद कराने के लिए बता दिया गया है। ठीक है, वेला, वेला में 4 आपके लेटर हो जाएंगे इंग्लिश के, इसलिए 4 नंबर की हो जाएगी। वागीर में 5 लेटर हो जाएंगे इंग्लिश के, इसलिए 5 नंबर की हो जाएगी। और वागसीर आपकी 6 करेक्टर हो जाते हैं, तो ये 6 नंबर की हो जाएगी। बात करते हैं करंज की। अगर करंज के ऊपर से आप ये बिंदी हटा देते हैं तो इसमें भी केवल 3 वर्ड आपके रह जाते हैं, तो इसलिए ये भी 3 नंबर पर आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके अगर याद रखेंगे तो आप ज़्यादा समय तक याद कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, ये जो पनडुब्बी है ये है आपकी वागीर, वागीर पनडुब्बी है, और ये है आपकी 5वीं पनडुब्बी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में आल्पिन को लॉन्च किया है। यह क्या है? आल्पिन को लॉन्च किया है, और ये आल्पिन क्या है? यह आपका निवासियों का पहचान पत्र है, भूमि पार्सल पहचान संख्या है, गाँवों की पहचान करने के लिए विशेष कोड है, या फिर फसल की पहचान संख्या है। आपको बताना है आल्पिन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी आप कह सकते हैं आल्पिन जो है ये है आपका भूमि पार्सल पहचान संख्या। और ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पहचान संख्या यानी आल्पिन का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। उपराज्यपाल आर के माथुर के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपसे। इसकी जो है आपसे नंबर की संख्या पूछी जा सकती है। कितने अंकों का जो है ये पिन है? ये आपका 14 अंकों का पिन है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार जीएसटी का जो है नंबर पूछ लिया गया था। एक एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि जीएसटी में कितनी डिजिट के नंबर होते हैं, तो उस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ आपके 14 डिजिट के नंबर होते हैं। अभी लोगों को डिजिटलन करने में मदद करेगा और एक निर्णायक भूमिका जो है शीर्ष तक पहुँचाएगा। ये आपका 14 अंकों का यूएल पिन। भूमि राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कंप्यूटरीकरण के लिए आल्पिन को गेम चेंजर स्वामित्व में अगला कदम बताया जा रहा है। बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में भूमि आपका राजस्व रिकॉर्ड के 100% कवरेज और जल्द से जल्द अभ्यास पूरा किया जाएगा। और आल्पिन जो है इसके योजना के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? इस योजना के अदालत में भूमि संबंधी विवादों को निपटाने में तेजी लाने में मदद मिलेगी, और इससे किसानों को बैंकों से ऋण लेने और पंजीकृत भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका लॉन्च ऑफ यूनिक लैंड पेरिल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, आल पिन की बात कर रहे हैं, ULPIN। ठीक है, यहाँ आप इसकी फुल फॉर्म भी समझ सकते हैं।
इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं स्टडी विद एलिस एलेक्स। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर राजस्थान में। इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे यूपी पीसीएस पूछता है, और पिछली बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब में जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, और ये की गई है आपकी पंजाब सरकार के द्वारा, और पंजाब सरकार ने स्कूल एमिनेंस के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहत 23 जिलों और 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस परियोजना के माध्यम से 9वीं और 12वीं तक पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं इस परियोजना से कैरियर से संबंधित परामर्श के अलावा नवीन शिक्षण पद्धतियों का पालन किया जाएगा। विद्यार्थियों को पेशेवर परीक्षा के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, और परियोजना के प्रमुख 5 स्तंभ कौन कौन से हो जाते हैं ये भी समझ लेते हैं। पंजाब की बात कर रहे हैं तो 5 जो है स्तंभ होने जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा हो जाएगा, शिक्षाविद हो, मानव संसाधन प्रबंधन जो हो जाएगा, खेल और सहपाठ्यचर्या हो जाएगा, और उससे संबंधित जो गतिविधियां और सामुदायिक जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है। और ये आपने देख लें, इसके 5 जो प्रमुख स्तंभ थे ये आपने देख लिए हैं। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सभी के साथ भगवान मान का फोटो, यहाँ आप देख सकते हैं भगवत मान जी को। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। 8 नंबर हमारा क्या कहता है? जनवरी 23 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए कितने भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल करने की घोषणा की गई है? भारतीय क्रिकेट टीम से आईसीसी ने कितने खिलाड़ियों का चयन किया है अपनी एक टीम बनाने के लिए? ठीक है। और इसका नाम होता है T20 टीम ऑफ द ईयर। उसमें शामिल करने के लिए कितने भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है? 3 को, 4 को, 5 को या फिर 2 को? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 3 खिलाड़ियों को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी आईसीसी ने 2022 के लिए 3 भारतीय पुरुष क्रिकेटरों को T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल करने की घोषणा किया है। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जनवरी 2023 को पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए वर्ष 2022 की T20 टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है। ठीक है। आईसीसी ने पुरुष और महिला दोनों टीमों से 11-11 खिलाड़ियों को चुना है, और 11 खिलाड़ी वो अलग अलग देशों के होते हैं। पुरुषों की T20 टीम में भारत से 3, इंग्लैंड से और पाकिस्तान से 2-2, और न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड से एक एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है। और पुरुषों की जो T20 टीम है उसके कप्तान जो है जोस बटलर, कि ये कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के, और जोस बटलर को, जबकि महिला टीम की जो है ये न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को बनाया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुरुषों की T20 टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? जोस बटलर को। और महिला टीम की कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? सोफी डिवाइन को। भारत के तीन तीन खिलाड़ी हैं, और जबकि महिलाओं में जो है भारत के 4 खिलाड़ी हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। जो भारत की क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, 4 महिला खिलाड़ियों ने जगह बनाने में इसमें सफल रही हैं, और पुरुषों में जो है 3 खिलाड़ी इसमें जगह बनाने में सफल रहे हैं। पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष जो टीम में कौन कौन शामिल है? एक आज हो जाते हैं आपके विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, और एक हो जाते हैं हार्दिक पांड्या। और इसके बाद बात कर लेते हैं महिला टीम की। तो महिला टीम में कौन कौन शामिल किए गए हैं? सबसे पहले आपकी स्मृति मंदाना हो जाती है, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह को मौका मिला है आईसीसी T20 टीम में। आईसीसी की बात कर लेते हैं। ये आपकी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। आईसीसी के जो अध्यक्ष से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेग बर्कले हो जाएगा। सीओ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और आईसीसी का जो मुख्यालय ये आपसे पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये हो जाती है आपकी 11 जो आपके खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट हो जाती है। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। 11 खिलाड़ियों की ये लिस्ट हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है?
तो ये हो जाता है आपका जो मैरिक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है। अमेरिका और श्रीलंका के, श्रीलंका और भारत के, भारत और अमेरिका के, और भारत और फ्रांस के। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं इसका आंसर जो है कहीं ना कहीं भारत को लेकर लगा देंगे कि एक तरफ भारत है और एक तरफ जो है दूसरा देश कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो है गलत हो जाएंगे। जो आपका मैरिक्स है युद्ध अभ्यास है ये आपका भारत के बीच नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका अमेरिका और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैरिक्स की बात कर रहे हैं और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करते हैं अमेरिका और श्रीलंका के बीच जनवरी 2023 में मैरिक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसके बीच किया गया है? अमेरिका और श्रीलंका के बीच किया गया है। कौन सा इसका नाम है? मैरिक्स 2023 युद्ध अभ्यास इसका नाम है। कब किया गया है? ये जनवरी 2023 में किया गया है। बात करते हैं कैरेट या मैरिक्स 2023 अभ्यास में श्रीलंका नौसेना, श्रीलंका वायुसेना, जापान समुद्री अध्यक्ष बल और इसमें जो है मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के जो प्रतिभागी हैं ये आपके सभी शामिल होंगे। और इस अभ्यास का पूरा नाम है कोऑपरेशन एफिलिएट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, यानी इसको आप कैरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये मैराइन एक्सरसाइज है, इसको आप MAR यानी मैराइन एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। यह अभ्यास क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है और यह दोस्ती के साथ साथ सैन्य कौशल को भी मजबूत करेगा। जितने भी आपके युद्धाभ्यास होते हैं वो सभी जो हैं सैन्य कौशल को मजबूत करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों देशों को मध्य 2023 में कैरेट या मैरिक्स युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अमेरिका और श्रीलंका के मध्य कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है 5वें संस्करण का। बात करते हैं अमेरिका के प्रशांत बेड़े तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान के जो सदस्य देश हैं उनके साथ एक वार्षिक अभ्यास के रूप में कौन सा होता है? ये हो जाता है कोऑपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, यानी इसको कह देते हैं कैरेट का आयोजन किया गया है। और इस अभ्यास में 9 राष्ट्र, कौन कौन से राष्ट्र हो जाएंगे ये भी समझ लेते हैं। यह आपके इस अभ्यास में 9 राष्ट्र हैं, कंबोडिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड भाग लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अभ्यास, इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं। और ये हो जाएगा अमेरिका और श्रीलंका के मध्य। नाम इसका आपने देख लिया, इसका नाम है MAR यानी मैराइन और एक्सरसाइज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है 2023। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 और 10 नंबर हमारा क्या कहता है आपको समझ लेना है। बात करते हैं अस्का थाना। अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। देश की बात कर रहे हैं, देश में अस्का थाना जो है नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। और यह स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। और उड़ीसा से और क्या इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका DCSP IGSP सम्मेलन 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजम जिले के अस्का थाना, जो आपका अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? सबसे पहले आपका ये सम्मेलन ही पूछा जाएगा। ये सम्मेलन हुआ 2022 में। इसकी जो अध्यक्षता की है वो आपकी की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका उड़ीसा में। कितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं? जिला कौन सा है? जिला आपका हो जाएगा गंजम। थाना कौन सा है? थाना है आपका अस्का। और ये क्या इसको मिला है? नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में। इस सम्मेलन का जो आयोजन है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद नई दिल्ली में किया गया है। और ये तो आपका नंबर 1 का हो जाता है। इसके बाद नंबर 2, नंबर 3 कौन कौन से हो जाएंगे, यानी आप बात कर रहे हैं प्रथम 3 स्थान पर कौन कौन से पुलिस थाने हो जाएंगे। बात करते हैं पहले की, आपने देख लिया उड़ीसा के गंजम जिले का जो अस्का थाना हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो उड़ीसा का ही गंजम जिले का गंगापुर पुलिस स्टेशन हो जाएगा। और तीसरे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा पुलिस स्टेशन। ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं स्टेशन को वर्ष 2021 में जो आपका सदर बाजार पुलिस स्टेशन है उसको 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन को जो है चुना गया था। और गंगापुर थाने को दूसरे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया था। देश भर में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है। और रैंकों का जो निर्णय है 165 विभिन्न मानदंडों के आधार पर जांच मामलों के निपटान, बुनियादी ढांचे,
सार्वजनिक सेवा के वितरण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका अमित शाह जी के द्वारा अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2022 कब हुआ है? जनवरी में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये हमारी सीरीज चल रही है टारगेट सीरीज, इसकी आज हो जाती है पहली क्लास। और करंट अफेयर 2023 का है, और हम इसको पूरा करंट अफेयर आपको कराएंगे एग्जाम से पहले पहले, और उसको जो है सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। और चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।